बेटे हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो केमिकल रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स का नेक्स्ट पोर्शन है। आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो बेसिकली क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे और केमिकल रिएक्शन किसके जी, थर्ड पीरियड के। अब जो थर्ड पीरियड के केमिकल रिएक्शन थे तो इसमें हमने सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा था सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का। फिर हमने इन्हीं का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ पढ़ा था। इसके बाद हम इन्हीं का रिएक्शन आज जो है बेटे वो क्लोरीन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ मिलके ये ऑक्साइड बनाते थे, वाटर के साथ मिलके ये हाइड्रो ऑक्साइड प्लस साथ में H2 गैस बनाते थे। ये तीन कैडर की चीज़ें थीं और ये जो क्लोरीन है इसके साथ मिलके ये बेटे साल्ट्स बनाएंगे। तो होपफुली कि आपको एक स्केच जो है वो पता चल गया होगा कि कैसे जो है इनकी रिएक्शंस को कैरी आउट किया जाता है। तो अभी जिस चीज़ को हमारा फोकस है वो बेसिकली हम पढ़ेंगे रिएक्शंस, REX लिख रहा हूँ रिएक्शंस के लिए, विद क्लोरीन। जो रिएक्शन विद क्लोरीन है बेटा, इसमें हमारे पास अगेन से जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जब हम पीरियड 3 को स्टार्टअप करते हैं तो उसका स्टार्ट आपका सोडियम से होता है, ऐसे ही है ना, क्योंकि सोडियम यू नो के फर्स्ट मेंबर है थर्ड पीरियड के पहली साइड से। अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास सोडियम आता है। सोडियम जो है ये एक बड़ी ही स्पेशल मतलब मेटल होती है और आपको पता है कि ये आम तौर पर येलो सी लाइट्स जो है वो फॉर्मेशन होती है, सोडियम लाइट्स भी जिनको कहते हैं, अक्सर स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ होती है। तो इसका थोड़ा सा येलोइश अपना कलर होता है एक तरह से, वो बिकॉज ऑफ सोडियम होता है। तो जब हम इसी सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो कलर देता है आपको, ये कलर आपको सोडियम क्लोराइड मतलब एक फॉर्मेशन होती है और ब्राइट ऑरेंज कलर देगा आपको। ब्राइट का मतलब क्या होगा, मतलब लाइट थोड़ा सा शाइनिंग फॉर्म में ब्राइट ऑरेंज होगा। अब जो ऑरेंज है ना, ये बेसिकली येलो कलर की ही एक बदली हुई फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ कि क्लोरीन की प्रेजेंस से उसका कलर जो है वो थोड़ा सा स्वैप करता है, लेकिन ओवरऑल वो येलोइश और ऑरेंज कलर दे रहा होता है। और इस बर्निंग प्रोसेस यानी एक तो ये रिएक्शन हो जाता है और आपके पास जो सोडियम होता है ये सॉलिड मेटल और क्लोरीन जो है वो Cl2 गैसियस फॉर्म में, और ये आपका जो रिएक्ट करके बताता है बना रहा होता है वो 2NaCl, ये सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड बनता है। ये बच्चे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और मैं आपको अगर ये बात बताऊं तो सोडियम +1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, और ये सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, क्लोरीन जो है वो 7th ग्रुप का मेंबर है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। दूसरा मेंबर जो है वो आपके पास आता है, दैट इज़ द मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम जो है आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े या मेटल के पीस जो होते हैं वो जब क्लोरीन के साथ आपके रिएक्ट करते हैं तो ये मैग्नीशियम का सॉल्ट बनाएंगे। जिस तरह सोडियम जो था वो आपके पास सोडियम क्लोराइड बना रहा था, तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। और याद रहे कि मैग्नीशियम जो है बेटा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और जो क्लोरीन होता है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो -1 विदाउट साइन इसके बॉटम प्लेस पे और 2 इसके प्लेस पे आ जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम के साथ इधर सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ और क्लोरीन के साथ 2 लिखा हुआ है, यानी हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि 1 मैग्नीशियम एटम इज़ गोइंग टू अटैच द 2 क्लोरीन एटम्स विद इटसेल्फ। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास मैग्नीशियम का क्लोराइड जो है वो बन जाता है। अगेन से इसका कलर भी बच्चे क्या होता है,
वाइट होता है, क्योंकि सॉल्ट सा होता है तो वाइटिश कलर दे रहा होता है। ओके, इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट आपके पास आता है वो क्या होता है, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक आपको पता है कि मेटल होती है, और एल्यूमिनियम मेटल जो है ऐसे डायरेक्ट कंडीशन में जो है वो एक तरह से रिएक्ट कर लेती है। यानी एल्यूमिनियम जो है अगर हम इसको थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में रख लें या ले लें तो ये क्लोरीन के साथ डायरेक्टली जो है वो रिएक्ट कर सकती है, और उससे आपके पास जो है वो रिएक्शन के लिए ये नहीं है कि अब एल्यूमिनियम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल और रूम टेम्परेचर पे। ड्राई का मतलब क्या होता है कि आप इसको मॉइस्चर इससे मुकम्मल तौर पर एंड करें। और इसकी हिकमत क्या है, वाई वी आर गोइंग टू मेक इट ड्राई, उसकी रीज़न ये है कि बेटा ये एल्यूमिनियम का Al2O3 ऑक्साइड बना लेता है, जो आपको अच्छे से पता है कि जो फर्दर रिएक्ट नहीं करता बल्कि ये प्रोटेक्ट कर लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स ही बना लेता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम चाहते हैं कि ये ना बने, बल्कि क्या हो, आपका जो एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करे। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, एक तो एल्यूमिनियम को फॉइल फॉर्म में ले लेते हैं, बिल्कुल बारीक सा बना लेते हैं। दूसरा आप इसको थोड़ा सा हीट भी कर लेते हैं। तो हीटेड फॉइल जब होती है और वो आपकी क्लोरीन गैस उसके ऊपर से पास ऑन होती है एक ट्यूबिक फॉर्म के अंदर, तो उससे आपके पास जो है वो येलोइश कलर के आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड के पीपीटी बन जाते हैं, पेल येलो, ठीक है, ऑलमोस्ट येलो, पेल येलोइश कलर के पीपीटी बन जाएंगे। यहाँ पे 3 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा दें। बात समझ आ गई है बेटा? नूर, ओके बेटा। अब हमारे पास जो फोर्थ एलिमेंट आ जाता है वो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है और वो है सिलिकॉन। इसका सिंबल होता है Si। सिलिकॉन जो है ये आपको पता है कि जैसे सिलिका होता है, रेत होती है, SiO2 होता है सिलिकॉन का ऑक्साइड, यानी कि नॉर्मली तौर पर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो सिलिकॉन का ऑक्साइड बनाता है। वही सिलिकॉन जब आपका नॉर्मल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो SiCl4 बनाएगा। वाई? द रीज़न इज़ दैट द सिलिकॉन एटम विल कंटेन द 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। और फिर क्या होगा कि ईच आउटरमोस्ट शेल जो है वो दूसरे वाले के साथ क्या करता है, शेयर कर रहा होता है एटम ऑफ द क्लोरीन के साथ, और फिर इस तरह से आपके पास बॉन्ड बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो बुक वाला लिख रहा है कि जब हम सिलिकॉन के पाउडर को, यानी सिलिकॉन जो है पाउडरी फॉर्म में लेके उसको हीट करते हैं एक ट्यूब के अंदर, और उसके ऊपर से फिर क्लोरीन जो है वो गैस, जैसे हम कोई पाइप से कोई गैस हो हमारे पास और उससे हम पास ऑन करें, तो तब जाके इनका रिएक्शन होता है और उससे आपके पास जो सिलिकॉन क्लोराइड होता है ये प्रोड्यूस होता है। और ये कलर भी इसका नहीं होता, कलर लेस होता है ये। तो होपफुली बच्चे आपको ये सिलिकॉन के साथ रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास बेटा फिफ्थ एलिमेंट या एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फिफ्थ, फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? आपको पता है कि फास्फोरस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक +3 वाली में और एक +5 वाली में। अगर आपके पास +3 वाली में होता है तो PCl3 बनाएगा ये, और अगर ये फास्फोरस PCl जो है 5 बनाता है तो इट मीन्स कि द फास्फोरस इज़ इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। तो हमारे पास बेसिकली जो फास्फोरस एलिमेंट है ये मुख्तलिफ़ तरह का एक तरह से क्या कहें कि रिएक्शन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट जो कि फास्फोरस होता है। अगर हमारे पास PCl3 बनेगा तो हम इसको बोलते हैं फास्फोरस 3 क्लोराइड या साल्ट ऑफ फास्फोरस 3। और ये जो 3 है बेसिकली दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस, और इसको क्या बोलते हैं, P और ब्रैकेट में 5 लिख के फिर उसके बाद फास्फोरस के लिए लिख लेते हैं, यानी फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड होता है। अब जो फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड होता है ये एक वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल यानी इसके वोलाटाइल होता है तो इसके फ्यूम्स बनते हैं या स्टीम टाइप चीज़ बन रही होती है इसमें से।
यानी उसके से धुआं सा उड़ रहा होता है। और याद रहे कि ये कलरलेस होगा, यानी इनका कलर नहीं होता, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो है वो फील की जा सकती है। सही है। और इसका अगर हमें रिएक्शन जो है वो मेंशन कर दूं तो इसको आप ऐसे मेंशन क्लियरली लिख लोगे। सबसे पहले बेटे आपके पास फास्फोरस जो है वो P4 के उसमें होता है, प्लस आपके पास Cl2, और ये बना रहा होता है PCl3। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 4 लगाते हैं, 4 3 12 होते हैं, तो यहाँ पे 6 आपके पास लगेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 ही है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपके पास फास्फोरस का जो पेंटाक्लोराइड बनेगा वो कैसे होगा। P4 उसी तरह आप ले लेंगे और Cl2 हो जाएगा, और यहाँ पे PCl5 आ जाता है। जब PCl5 आता है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 4 लगाते हैं, 4 5 12, तो इधर 20, तो यहाँ पे 10 लगाएंगे तो 10 क्लोरीन के आ जाएंगे, 10 2 20 क्लोरीन के एटम लेफ़्ट साइड पे हैं, और इधर भी 20 आपके पास क्लोरीन के एटम्स हैं, और ये जो है PCl5 होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास आ जाता है सल्फ़र। ठीक है, क्योंकि बेटा हम, अगर आपको याद हो, जी बच्चे, हेलो नूर, आपने कुछ बोला है? बच्चे आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आई है, बस इतना पता चला आप कुछ बोले हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप ऐसा कीजिएगा, लेक्चर के फ़ौरन बाद आपको मैं ये PDF फॉरवर्ड करता हूँ, आपने एक दफ़ा PDF को देखना है। हाँ, बुक बिल्कुल आप बाद में कंसल्ट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब ये बस इस पे तवज्जो दें। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है वो सल्फ़र है। ये 6 ग्रुप पे हम आ गए हैं। अब जो सल्फ़र होता है, इसके लिए आपको सल्फ़र की नॉर्मल उसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाता। आप क्या करते हैं, इसको हीटेड फॉर्म में ले लेते हैं। एक मिनट, आप बेटा सल्फ़र को लेते हैं हीटेड फॉर्म में, और इसके ऊपर आप क्लोरीन की यूं करके स्ट्रीम सी पास ऑन करते हैं। Cl की स्ट्रीम में लिख रहा हूँ। तो अब इन दो चीज़ों का आपस में फिर रिएक्शन होता है, मतलब हीट होने की वजह से चांसेस ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उससे जो है आपके पास क्या चीज़ बनती है, याद रहे कि जो सल्फ़र होता है ये इतनी बुरी स्मेल होती है इसकी कि आपकी नोज़ में जैसे पंजेंट सी चीज़ होती है, कोई जैसे सुइयाँ चुभा रहा हो, इस तरह की होती है। और इतनी बिल्कुल आपसे 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पे लैब में वेट नहीं किया जाएगा। स्पेशली सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड की जो होती है, यानी H2S जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बहुत ही कोई बुरी तरह की स्मेल हो, आप उस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जिसमें। और फिर जो सल्फ़र की यानी कि प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सल्फ़र से जुड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो स्मेल होती है ना वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए उस बुक वाले ने एक वर्ड यूज़ किया है कि ईवल स्मेलिंग लिक्विड, यानी कि ये कोई जैसे आप कहें ना कि बदबूदार जगहों पे जैसे शैतान रहते होते हैं, तो ईवल स्मेलिंग लिक्विड से यही मुराद है कि ये कोई इतनी अच्छी नहीं है उसकी स्मेल कि आपको इंसानों की एग्जिस्टेंस वहाँ नज़र आए, वहाँ पे कोई बुरी चीज़ें ही हो सकती हैं। तो इसलिए, और इससे जो केमिकल इक्वेशन है वो ये है कि आप सल्फ़र ले लेते हैं और प्लस क्लोरीन ले लेते हैं, तो बनता तो इसका भी क्लोराइड ही है, यानी S2Cl2 बनता है, और यहाँ पे आप 2 लगा दें तो ये सल्फ़र का क्लोराइड बन जाता है। इसके बाद बेटे आप अगर देखते हैं, मैं ज़रा लिख लेता हूँ, सोडियम पहले था, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, सल्फ़र है, फिर क्लोरीन और फिर आर्गोन। अब ये तो बड़ा नॉनसेंस है कि क्लोरीन का रिएक्शन इटसेल्फ के साथ हो क्लोरीन के साथ, और आर्गोन जो है वो भी एक नोबल गैस है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट एनी मोर with the chlorine atom।
बच्चे कुछ समझ आया आपको? अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं ना, तो आपके पास जो है वो क्या है, फिजिकल। जी बेटे, क्या कहा है आपने? अभी मुझे सिर्फ हवा बच्चे मैं कह रहा हूँ कि अभी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स शुरू करने चले हैं, यानी इससे जो अगला टॉपिक है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गई कि मैंने ओवरऑल जो इसमें आज के उसमें पढ़ाया आपको, हमने क्लोरीन का सोडियम से रिएक्शन पढ़ा, मैग्नीशियम से पढ़ा, एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन से, फास्फोरस से और सल्फ़र से। इन सारी प्लेसेस से वो क्या कर रहा होता है, तो ये सिर्फ क्लोराइड ही बना रहा है, साल्ट बनाता है। मोस्टली जो है वो वाइट कलर का सॉलिड होता है और वो चीज़ बना रहा होता है। अभी आज का जो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो बेटे है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसकी भला? ऑक्साइड्स की। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये क्या होती हैं? आपको पता है कि किसी भी बॉडी की या किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जो फिज़िकल स्टेट होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या स्पेशलिटीज़ होती हैं उनको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यानी कि ऑक्साइड्स को देखते हैं कि ऑक्साइड जो है वो किस नौइयत के होते हैं। तो अगर आप ऑक्साइड ऑफ द मेटल देखें ना, जिसमें आपके पास सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है और इसके बाद सिलिकॉन का ऑक्साइड आ जाता है। ये चारों के ऑक्साइड्स हमने पढ़े हैं, सोडियम ऑक्साइड, एक का मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक का एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेटे आपके पास आम तौर पे बेसिक इन नेचर होते हैं। अब ये बेसिक नेचर जो है बेसिकली इनकी वो एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह अगर हम हायर उसकी बात करें ना, इनको पहले ना उसने एक और चीज़ भी लिखी हुई है बुक वाले ने, जो इस फर्स्ट रो के थर्ड के सारे मेंबर्स पड़े हुए हैं। ये लिथियम, इससे पहले लिथियम होता है यहाँ पे, सोडियम से पहले, मैग्नीशियम से पहले इधर होता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम से पहले होता है इधर बोरॉन और सिलिकॉन से पहले इधर कार्बन होता है, इधर नाइट्रोजन होता है और ये इस तरह से एक चेन पहले भी होती है। उसको पीरियड 2 कहते हैं। तो ये जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वो कह रहा है कि द ऑक्साइड्स इन द टॉप रो, जो पहली रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? हाईएस्ट ऑक्साइड्स कहते हैं ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट्स। बल्कि ये इन्हीं की ही बात कर रहा है, हाईएस्ट जो ऊपर लिथियम वाले की नहीं बात कर रहा, ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर वाले को छोड़ के थर्ड पीरियड वाले ऑक्साइड्स के जो पहले मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हाईएस्ट ऑक्साइड्स। These are the oxides where the period 3 elements are in their highest oxidation state। क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सोडियम नॉर्मली क्या होता है, अगर ये सोडियम सॉलिड हो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अगर ये कोई कंपाउंड बनाए तो आपके पास सोडियम जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो ये जो +1 है इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी इससे ज़्यादा हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की नहीं एग्जिस्ट करती, यानी +2 +3 नहीं होती सोडियम के केस में। तो इसलिए इन ऑक्साइड से इससे बनने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट ऑक्साइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्पेशलिटी है इनकी, इसमें जितने भी आउटर मोस्ट पे होते हैं, जो आउटर मोस्ट होता है ना शेल, आउटर मोस्ट का जो शेल होता है उसके क्या करता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो यूज़ करते हैं इसके, यानी कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं सारे। और ये कितने वाले? ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके बाद वो लिख रहा है बेटा कि पीरियड 3 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन जस्ट एज 1 विद द सोडियम टू ऑल ऑफ द 7 क्लोरीन
इलेक्ट्रॉन्स। ये तो वही बस कॉमन सी बात बता रहा है आपको कि वो अपने बाहर वाले सारों को यूज़ करते हैं। तो क्लोरीन जो है वो सारे 7 यूज़ कर रहा होता है, तो सोडियम जो है वो 1 यूज़ कर रहा होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, किन के भला, यही ग्रुप उसके पीरियड 3 के जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जैसे मैं कहूँ कि सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, तो इनका स्ट्रक्चर होता है जेंट। जेंट स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि ये साइज़ में बड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्मॉलर स्ट्रक्चर की चीज़ें, जिस तरह H2 एक गैस है, Cl2 भी एक गैस है, बट Fe जो है आपके पास आयरन, ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर रखने वाली मेटल है। यानी आयरन कोई ऐसे एक दो मॉलिक्यूल का नाम नहीं होता, बल्कि आयरन इज़ एक्चुअली यानी कि स्पेशल सॉर्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जिसको हम कहें, जो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाने वाले एक्सेस एलिमेंट्स हैं उनमें से एक होता है। तो क्या मतलब हुआ इस सारी बात का? इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये जेंट स्ट्रक्चर रखते होते हैं, एक तो हमें ये पता चला जेंट स्ट्रक्चर यानी इनका बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं होते किन के, ये जो मेटल आपके पास पड़े हुई हैं ऑक्साइड्स, इनकी बात कर रहा है। दूसरा इनके बारे में ये भी कह रहा है कि ये बेटे आपस कोवलेंट इन नेचर होते हैं। ये तो मैंने खैर पहले भी बात डिस्कस की हुई है काफ़ी टाइम पहले। तो कोवलेंट नेचर होने की वजह से ये शेयरिंग करेंगे, और कोवलेंट नेचर होने की वजह से हम कुछ जगह पर सिंपल फार्मूला भी यूज़ करते हैं, जो कि बुक वाले ने तो आपको नहीं बताया, लेकिन SiO2 जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सिंपलेस्ट फार्मूला है। इनफैक्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इतना सिंपल नहीं है। आपको समझ आ गई है? तो बेटे इसके बाद अगर हम थोड़ा सा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ आएँ, जो कि इनकी नेक्स्ट फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है, हमें पता लग जाएगा कि ये यानी कि मेल्ट किस तरह होते हैं, बॉयल किस तरह होते हैं। तो इनका MP लिख रहा हूँ /BP, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं ये वेरी हाई होते हैं, वेरी हाई, ये पहली बात है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये वेरी हाई होते हैं, और जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इस वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है, मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि बॉन्ड्स जो हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए भी आपको हैवी एनर्जी चाहिए होती है। अब बॉन्ड्स की ब्रेकेज के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसकी यानी कि एक तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, तो हमें इधर ही से पता लग रहा होता है कि अच्छा यार अगर हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट्स उनके ज़्यादा होंगे। दूसरी बात क्या है कि जो फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन होता है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक साइड पे हैं आपके पास मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, और ये थे आपके पास जेंट स्ट्रक्चर रखने वाली चीज़ें, बड़ा स्ट्रक्चर था। दूसरी साइड पे है नॉन मेटल। नॉन मेटल मीन फास्फोरस, सल्फ़र और उसके बाद जो क्लोरीन हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये मैंने आपको बताया कि बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो इसको उसने वर्ड यूज़ किया है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इत्तेफाक नहीं है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर बेटे आपने कभी ज़िंदगी में कोई इस तरह देखा हो कि एक पीस ऑफ आयरन जो है वो आपका किसी बाहर बारिश में रह चुका हो काफ़ी अरसे से, तो यू फील इट कि उसके ऊपर आयरन का ऑक्साइड आ जाता है, Fe2O3 उसका फार्मूला होता है, और वो जो है ब्राउनिश कलर का एक मटेरियल होता है। और वो ऐसा नहीं होता कि एक या दो जो है वो मॉलिक्यूलों और एयर के अंदर उड़ जाएं, बल्कि वो पूरे आपके आयरन के टुकड़े को खा जाता है, वो सारे का सारा आयरन ऑक्साइड भी अंदर कन्वर्ट करता जाता है। तो ये एक साइड थी मेटल ऑक्साइड्स की कि मेटल ऑक्साइड्स तो ऐसे होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो थोड़े से यानी कि फ़िज़िकल स्टेट के अंदर छोटे होते हैं, बिकॉज कि उनके अंदर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा, इनके अंदर जो पाई जाने वाली फोर्सेज होती हैं फिर वो वीक हुई, और वो फोर्सेज जो हैं वो डाईपोल
जो है डाइपोल डाइपोल हो सकती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में, सॉरी डाइपोल डाइपोल तो स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्या कहते हैं इसको, वांडर वाल। वांडर वाल जो मॉलिक्यूलर शेप दे रहे होते हैं उसकी वजह से वांडर वाल्स के अंदर, ये वांडर वाल फोर्सेस इसके अंदर होती हैं। और इसके बाद डाइपोल डाइपोल का भी उसने इंट्रैक्शन जिक्र किया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव उसके बीच, लेकिन नॉट मच वंस। इसके बाद बेटे आ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है कि अगर आप इसके अंदर बिजली गुजारें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, याद रहे कि जो मेटल वाले होंगे ना, जैसे मैं कहूँ कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये तो ऑफ कोर्स विल बी द गुड कंडक्टर्स होंगे। दूसरे जो हैं आपके पास गुड कंडक्टर्स ऐसे नहीं है कि आप यानी कि डायरेक्ट उसकी सॉलिड फॉर्म के अंदर से आप उसको जो है वो कंडक्टर बना लें, बल्कि आप इसको मेल्ट कर देंगे। यानी सोडियम का ऑक्साइड है ना, Na2O, इसको आप मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद जो है ये कंडक्ट करेगा, क्योंकि आपके पास जो आयंस हैं वो फ्री हो जाएंगे ना तब, तो इसलिए आपके पास ये मेल्टिंग के बाद जो है वो क्या करता है, मतलब कंडक्शन जो है वो शो करवा रहा होता है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं, ऑलरेडी एक मेटल खुद है ही नहीं, मेटल जब है नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली नॉन मेटल जो हैं वो आपके पास नॉन कंडक्टर बिहेव करती हैं, और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो आलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे ऑक्साइड्स है ना, सिलिकॉन का हो गया SiO2, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का हो गया P4O10 वाला ऑक्साइड है ये हो गया। इसके बाद सल्फ़र का ऑक्साइड हो गया SO2। ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल वाले, ये आयोनाइज नहीं होते। डू नॉट आयोनाइज। जब ये आयोनाइज नहीं होते तो ये जो है वो कंडक्शन भी नहीं करेंगे, ना ये कंडक्शन करेंगे ना ही ये आयोनाइज होंगे, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टर्स होंगे ये। तो बेटा इस तरह आपके पास पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक हमने वाइंड अप कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पढ़ाया बड़े क्लियर थे, ये समझ आया होगा। बेटा इसमें कोई इशू है तो आप बताएं। अब बेटा आप बुक खोलिएगा, बुक से ख़ुद पढ़ना है आपने, और फिर आपने मुझे बताना भी है।